हेलो एंड वेलकम यू ऑट अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्सेस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क डन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस में। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी और यू कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने किसी भी बॉडी पे कितना वर्क डन किया, अगर हमें ये पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्लास हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m। राइट नाउ इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एंड मैंने अगर आपको कहा कि इस ब्लॉक को हमें यहाँ से पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक लेके जाना, मीन्स ये एट दिस पोजीशन, ओके, इस पोजीशन तक लेके जाना है, विच इज लोकेटेड एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, जो h हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है अभी आपका यहाँ पर है, करेक्ट, तो आपको इस हाइट पे लेके जाना है। सो यहाँ पर एज यू कैन सी, ये ब्लॉक को आप इस जर्नी से लेके गए फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस। क्लियर? तो यहाँ पर एज यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस जर्नी से, ये लाइन ऑफ मोशन है इस ब्लॉक की, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं तो इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो आपका खुद का वेट, मतलब ब्लॉक का वेट, सॉरी, ब्लॉक का वेट कितना है mg, और आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं विद अ फोर्स f। ओके, इस ब्लॉक के ऊपर उस टाइम पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो उस ब्लॉक का खुद का वेट, ओके, और जो फोर्स से आप उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो दैट फोर्स f। क्लियर? लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन है, mg, ऑब्वियसली द वेट ऑफ द ब्लॉक इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटी इस ब्लॉक को इस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन किया ये हमें पता लगाना है। करेक्ट? तो क्लास आप देख रहे हो, जब हम ब्लॉक को ए से बी तक लेके जा रहे, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इन द अपर डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं mg, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। करेक्ट? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वी नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। करेक्ट? फोर्स कितना है हमारे पास, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज h, and cos, what is the value of theta, it is 180 degree। the value of cos 180 is -1, so ये हो गया mgh into -1 which is nothing but minus mgh। so this is the work done by the gravitational force। इतना वर्क डन किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ठीक है, ये वर्क डन कैसे था, जब ब्लॉक को हम ए से बी तक लेके जा रहे थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क डन इन मूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। अब बात करते हैं, यही ब्लॉक को अभी मैं बी से ए तक लेके आ रहा हूँ। अभी हम कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, अभी हम इस ब्लॉक को बी से ए तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ब्लॉक को बी से ए तक लेके आऊंगा, तब हमारा जब डिस्प्लेसमेंट है, इस बार डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। इस ब्लॉक को पकड़ के मैं बी से ए की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी कौन सी डायरेक्शन में हो गया, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वेट तो हमें पता है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, दैट इज mg। करेक्ट? तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0 डिग्रीज। दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट व्हेन द वेट मींस वर्क डन on the block, okay, when it is moving from b to a, is nothing but what is the general formula, force into displacement into cos theta। so what is the force, force क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट जब b से a तक लेके आ गए, so what is the displacement h, what is the angle between weight and the displacement, एंगल क्या है उनके बीच में, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, so हमें पता है mgh। so this is the work done in bringing a block from b to a।
तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन फॉर द जर्नी, मतलब ए से बी तक लेके जाने में और बी से ए तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो इन दोनों वर्क डन को मैंने ऐड कर दिया। तो आंसर कितना आ रहा है, वैल्यूज पुट करेंगे माइनस एम जी एच प्लस यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज एम जी एच, गेट कैंसल, सो द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज 0, मतलब बॉडी पे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी जब आप ए से बी तक लेके जा रहे हो और बी से ए तक लेके जा रहे हो, ठीक है, तो बॉडी वापस से वहीं पे आके बैठ गया, मतलब बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। मतलब क्या हुआ, पूरी जर्नी में बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं। अगर बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। ऑब्वियसली हमें वैसे भी समझ में आता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आप 2 पॉइंट नोट करोगे। ओके, वी विल नोट 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, इफ बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि ए से बी तक की बात कर रहा था मैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बॉडी ए से बी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। सो इफ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो अगेंस्ट ग्रेविटी, देन work done on body is negative। बॉडी पे कितना वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, जैसे कि हमने देखा। ऑन द सेकेंड केस, इफ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, इफ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स हम बात कर रहे हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी की, देन वर्क डन ऑन बॉडी इज पॉजिटिव, है ना। हमने देखा है दैट वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम बी टू ए इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस एम जी एच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे, बट फर्स्ट कॉपी डाउन दिस। आई होप यू कॉपीड डाउन। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्लास वर्क करते हैं जिसको करने में बड़ा मजा आएगा हमें। ओके, सो लेट मी रब दिस पार्ट, उसके बाद हम एक छोटा सा क्लास वर्क करेंगे। या सो यहाँ पर हम 3 केसेस को स्टडी करेंगे। सो केस 1, केस 2 एंड नेक्स्ट इज केस 3। सो वी विल स्टडी द 3 केसेस वन बाय वन। ओके, और हम नोट करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे कि इन द फर्स्ट केस, इफ आई विल से दैट ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, जो कि तीनों केसेस में एक ही बराबर होगा, ग्राउंड सरफेस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, दिस इज अ ब्लॉक हुज मास इज m, करेक्ट, एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक a। आपको इस ब्लॉक को यहाँ तक लेके जाना है, ये आपका फाइनल पोजीशन होगा, मतलब यहाँ पर लाके इसको बिठाना है, दिस वे, करेक्ट, यहाँ पर लाके इस ब्लॉक को आपको बिठाना है, ए से बी तक आपको लेके जाना है इस ब्लॉक का। ओके, सो ये आपका केस 1 हो गया, और ये हाइट आपको दी गई है दैट दिस हाइट इज h, करेक्ट। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ही है। ये आपका ब्लॉक है जिसकी इनिशियल पोजीशन a है, मास m है, सेम ब्लॉक। ओके, लेकिन इसको आपको यहाँ पर लाके बिठाना, लाइक दिस। ओके, दिस इज योर पोजीशन b। ओके, और यहाँ पर आपका सेम ब्लॉक है, दिस इज द सेम ब्लॉक विच इज a हुज मास इज m, और उसको आपको यहाँ तक लाके बिठाना है, लाइक दिस, एट दिस पोजीशन विच इज पोजीशन b, और ये वाला हाइट सेम है। द हाइट इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। ओके, हाइट इज सेम इन ऑल द 3 केसेस, सॉरी, या सो हाइट इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। क्लियर। तो अभी यहाँ पर एक और चीज, आपका जो लाइन ऑफ मोशन होगा इन द फर्स्ट केस ब्लॉक का, मतलब ब्लॉक को आपको इस रास्ते से ए से बी तक लेके जाना है। आप इस ब्लॉक को ए से बी तक इस रास्ते से लेके जाओगे,
और यहाँ पर आप इस ब्लॉक को ए से बी तक ये वाली रास्ते से लेके जाओगे, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस वे। और यहाँ पर आप इस ब्लॉक को इस रास्ते से लेके जाओगे, मतलब समझ लो ये एक सीढ़ी है और ऐसे चढ़ा के लेके जाओगे। ओके, सो इन ऑल द थ्री केसेस you need to find out what is the work done by the gravity in all the three cases. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया। ओके, सो दिस इज स्मॉल क्लास वर्क टू अस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन ऑल द थ्री केसेस। सबसे पहले केस 1 की बात करेंगे। सो व्हेन द ब्लॉक इज ओवर हियर, जब आपका ब्लॉक यहाँ पर होगा, ठीक है, आप इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज mg, और यहाँ पर फोर्स F जो आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट है mg, हमें तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मेरा पूरा इंटरेस्ट है कि इसने कितना वर्क डन किया, ठीक है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वेट mg कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितनी एंगल बना रहा है, आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। So इसके लिए वर्क डन इन द फर्स्ट केस, वी नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, द जनरल फॉर्मूला, फोर्स का वैल्यू कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, एंड cos थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो cos 180 हमें पता है -1 होगा, सो इट बिकम्स -mgh, सो वर्क डन मिल गया हमें -mgh, वेरी सिंपल इन द फर्स्ट केस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सेकेंड केस। सेकेंड केस में इफ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ओके, दिस इज द वेट mg, इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी फोर्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स से मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो फोर्स कहीं पे भी लगे, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, हमें तो ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे क्लास, दिस इज mg एंड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, हम ऐसे जा रहे हैं ना, वी आर मूविंग इन दिस वे, करेक्ट, क्लियर। तो इन दैट केसेस आई विल से दैट यहाँ पर ये वेट mg के साथ ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, mg के साथ ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे दैट दिस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम ईयर टिल ईयर, दिस डिस्प्लेसमेंट इज L, चलो मान के चलते ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, L है, ओके। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन, द जनरल फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। व्हाट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg एंड द डिस्प्लेसमेंट इज L एंड cos थीटा, समझ में आता है, ठीक है, द वेरी बेसिक एग्जाम्पल। नाउ क्लास इफ दिस इज एंगल थीटा, मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बना देता हूँ ताकि ये डायग्राम खराब ना हो जाए। सो एज वी नो दैट दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, ये mg है और यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगल हमारा कितना था, थीटा था। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, कैन आई से व्हाट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, ये एंगल आपका कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। सो नाउ इफ यू लुक वेरी केयरफुली, जस्ट ए मिनट, इफ यू लुक वेरी केयरफुली, कहाँ से देखना है हमें, ध्यान से देखो बच्चों, नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया ना, रेड मार्कर से बनाया, दिस इज माई ट्राइंगल, 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका, करेक्ट, ओके फाइन। यहाँ पर हम ऐसा, एक्चुअली मुझे सेंटर ऑफ मास तक बनाना था, बट यू कैन अज्यूम दैट दिस ब्लॉक इज टू स्मॉल, जिसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ओके फाइन। सो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली, व्हाट आई वांट टू से दैट दिस इज 90 डिग्री, हमें पता है, सी दिस लाइन, ये वाला लाइन हमारा लाइन ऑफ मोशन था, ये दिस लाइन ऑफ मोशन और ये वर्टिकल लाइन, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा। सो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, और उसके बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारा, 180 माइनस थीटा। So this angle is 180 minus theta. So if we talk about in this triangle,
अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, सो इन दिस ट्राइंगल cos 180 minus theta, we know that what is the value of cos 180 minus theta? It is adjacent upon hypotenuse. So what is adjacent? This is the adjacent and hypotenuse is this line. So adjacent ये जो line है, it is nothing but h, and hypotenuse जो है, that is nothing but l. Correct? So what is cos 180 minus theta? We know that cos 180 minus theta is minus cos theta. Correct? So therefore I will write down minus cos theta is equals to h by l, which can be written as h is equals to minus l cos theta, या फिर आप बोल सकते हो l cos theta is equals to minus h. क्लियर? ओके, सो l cos theta की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस h. तो वर्क डन जो होगा यहाँ पर, जैसे कि हमें पता है l cos theta is equals to minus h, we'll put this value over here. So it comes out to be mg into minus h, which is nothing but minus mgh. So this is the work done in this case. As you can see, work done is minus mgh, work done is the minus mgh. इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी रास्ता ले लो, आपको आंसर सेम आने वाला है, mgh. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर इन द थर्ड केसेस. यहाँ पर भी आपको सेम ही आंसर आने वाला है. जैसे कि यहाँ पर देखो क्लास, दिस इज द हाइट h1, हम ऐसा मान के चलेंगे. दिस इज द हाइट h2 of the stair. This is the height h3 of the stair. This is the height h4, and this is the height h5, and finally this is the height h6 or whatever. ठीक है, ऐसे चलते जाएगा. तो अगर हमें h और h1 h2 h3 के रिलेशन चाहिए, तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस एंड सो ऑन, जितना जा रहा है उतना. सिंपल. ओके, सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर जब हम देखेंगे दैट दिस इज द वेट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इस वेट ने कितना काम किया. ठीक है, इन लिफ्टिंग दिस ब्लॉक टू हाइट h1. मतलब मान लो ये ब्लॉक अभी पोजीशन ए पे है ना, यहाँ से जब हम इस ब्लॉक को यहाँ तक लेके आ जाएंगे लाइक दिस एट दिस पोजीशन, यहाँ तक लेके आ गए हम इस ब्लॉक को, तो हम इस ब्लॉक को कितना हाइट पे लेके आ गए, h हाइट पे, h1 हाइट पे लेके आ गए. तो उस टाइम पे हमने कितना वर्क डन किया. सो वर्क डन जैसे कि हमें देख रहे हैं, mg इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितनी एंगल है, ऑब्वियसली 180 डिग्री का एंगल है बिटवीन दैम. So therefore I will write down weight का work done का formula, force into displacement into cos theta. What is the force? It is mg. Displacement कितना है, h1 है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180. cos 180 का वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस mg h1. ओके ओके, तो ये हो गया माइनस mg h1. सो लेट्स से इसको w1 ले लेते हैं, w1. उसी तरीके से आप इस ब्लॉक को अगर h2 हाइट पे चढ़ा दोगे तो आपको w2 मिल जाएगा माइनस mg h2. उसी तरीके से इसको h3 हाइट पे चढ़ा दोगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस mg h3. सो इफ यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, तो हम इन सारे वर्क डन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर w1 का वैल्यू माइनस mg h1, w2 का वैल्यू माइनस mg h2, w3 का वैल्यू माइनस mg h3. तो आप देख रहे हो माइनस mg तीनों में कॉमन है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस mg, मैंने कॉमन ले लिया अंदर, h1 प्लस h2 प्लस h3 एंड सो ऑन. तो h1 प्लस h2 प्लस h3, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली h मिलेगा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन ओवर हियर, देयरफॉर दैट वर्क डन इज नथिंग बट माइनस mg h. तो इस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे आप कोई भी रास्ता ले लो, ठीक है, आपका वर्क डन क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स. So let's move to the first question. So the first question is like that: a block of mass 5 kg is being raised vertically upward by the help of a string attached to it. It rises with an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, तो डेटा लिख देते हैं. There is a block whose mass is 5 kg. This is a block whose mass is 5 kg. Okay, so this is 5 kg block. इसको एक स्ट्रिंग से हम खींच रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसने ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन बना दिया ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 2.5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है. ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द नेट वर्क डन. कुल. सो अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, प्लस आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय द टेंशन. दोनों चीजें पता लगानी है आपको. करेक्ट. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले
वर्क डन बाय द टेंशन अगर आपको पता लगाना है तो आपके पास टेंशन फोर्स होना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी का ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो मास कितना है 5 kg, जिसकी वजह से इसका वेट हो गया 50 न्यूटन। We know that if this body is moving in the upward direction with an acceleration of 2 meter per second square, we can apply the Newton's second law of motion to find out the tension. So therefore, I will write down T minus 50 is equals to mass, that is 5, and the acceleration value is 2. So therefore, T minus 50, 5 2s are 10. So T comes out to be 60 Newton. अरे 60 न्यूटन का टेंशन आ गया हमें, है ना, बहुत सही चीज है। चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। यहाँ पर बोला गया कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इन द अपर डायरेक्शन। लेकिन आपका जो वर्क जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपर डायरेक्शन एंड जो ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पर है, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पर है, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, यहाँ पर देखो आपके बीच में एंगल कितनी है, 180 डिग्री का एंगल है, क्लियर। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इज mg, डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर का, cos थीटा मीन्स cos 180। सो व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक, इट इज 5, g का वैल्यू हम 10 लेंगे, 2.5 cos 180 का वैल्यू -1, करेक्ट। ओके, तो इस चीज को सॉल्व करना है हमें। 2.5 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 125। सो इट इज -125 जूल का वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टेंशन। So work done by the tension, as we know that displacement is in the upward direction, tension is also in the upward direction. दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर। सो एंगल मालूम पड़ गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स क्या है हमारा, टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एस, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0। टेंशन कितना है हमें 60 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 2.5 का, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1। सिंपल, करेक्ट। सो 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ मिलेगा 150 जूल, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, 150 एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 125। सो यहाँ पर हो गया 25 जूल्स। तो इसी के साथ साथ हमने एक और चीज भी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। टेंशन कितना वर्क डन, कैसे टेंशन कितना वर्क डन करता है ये कैलकुलेट करना भी हमने इसी न्यूमेरिकल से सीख लिया। Okay, so please copy down this numerical. Then in the next numerical we will see what is the work done by the normal reaction also. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम एक एक फोर्स को लेके स्टडी कर रहे हैं। पहले क्या किया हमने, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, अभी हमने वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स पढ़ा, अभी हम वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question. So question is very interesting. Question is, a man 1 of mass m stands on an elevator moving with upward acceleration a. A man 2 is standing on the elevator. Elevator starts with initial velocity v naught at time t is equals to 0. Consider time interval t from the beginning. What is the work done by the normal contact force and the gravity on the man 1 as observed by man 2 standing on the elevator as well as by man 3 standing on the ground? मैं आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट दिस इज अ पर्सन 1, ये और पर्सन 2 दोनों एलिवेटर में हैं और एलिवेटर मूव कर रहा है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता करना है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t, जब टाइम t हो रहा है, मतलब कुछ टाइम हो गया है इनकी मूवमेंट को, तो उस टाइम पे हमें पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मैन। इस मैन के ऊपर कितना ग्रेविटी ने और नॉर्मल रिएक्शन ने काम किया है, ठीक है, एज कंपेयर टू द मैन 2 एंड एज कंपेयर टू द मैन 3। मतलब क्या हुआ, 1 पे कितना वर्क डन है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन 2, 1 पे कितना वर्क डन है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन 3। तो ये दोनों चीजें हमें पता करनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द पर्सन 2। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन 2।
नाउ क्लास एज वी कैन सी दैट 1 and 2 बोथ ऑफ देम आर इन द एलिवेटर, दोनों कहाँ पर है, एलिवेटर में है और एलिवेटर मूव कर रहा है। तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी। 2 के रिस्पेक्ट में 1 तो कभी मूव किया ही नहीं है ना। मैं यहाँ पर दिस इज आई एम अ पर्सन 2 और कोई मेरा फ्रेंड होगा पर्सन 1 जो मेरे साथ होगा और हम दोनों एलिवेटर में ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो आपके रिस्पेक्ट में तो आपका पर्सन कभी मूव नहीं किया, वो आपके साथ ही खड़ा है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि 2 के लिए 1 की डिस्प्लेसमेंट 0 थी। अगर 2 के लिए 1 की डिस्प्लेसमेंट 0 है मीन्स 2 के रिस्पेक्ट में 1 की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। अगर 2 के रिस्पेक्ट में 1 की डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब 1 ने कोई भी वर्क डन नहीं किया। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0 ऑन मैन 1 विथ रिस्पेक्ट टू मैन 2। चलो, इससे समझ में आता है दिस फर्स्ट पार्ट। अभी बात करते हैं क्या थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या उसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन 0 है? तो नहीं, उसके रिस्पेक्ट में वर्क डन 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एलिवेटर है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो मतलब इस एलिवेटर की डिस्प्लेसमेंट होगी। तो थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पर्सन मूव कर रहा है, थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पर्सन के पास कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑब्वियसली वर्क डन होगी, है ना। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज हो गया तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये आपका जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वर्क डन 0 था, लेकिन अब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये होगा तो कुछ वर्क डन मौजूद होगा, तो आपको वही वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अगर मुझे वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर्सन पे लगेगा वो mg होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एलिवेटर और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस फर्स्ट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द थर्ड पर्सन। ऑब्वियसली जितनी डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर की होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पर्सन की होगी विथ रिस्पेक्ट टू द थर्ड पर्सन। करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन एलिवेटर में ही है ना, एलिवेटर पे ही खड़ा है, तो जितना एलिवेटर मूव करेगा उतना ही फर्स्ट पर्सन तो मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एलिवेटर इन टाइम टी। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? दैट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वी नो दैट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट what is the initial velocity? Initial velocity is v naught, so therefore I will write down s is equals to v naught t plus half at square. So this is the displacement of the elevator. t टाइम में एलिवेटर इतनी डिस्प्लेसमेंट बना चुका होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? वी नो दैट इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सही है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा फॉर दिस पर्सन, ध्यान से सुनो क्लास, इसका जो वेट है वी नो दैट वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज mg बार, करेक्ट। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन s बार। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर थीटा तो हमें मालूम पड़ गया 180 है। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स कितना है? mg इज द फोर्स, सो आई राइट डाउन दिस mg इज द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आ गई हमें, v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर and cos 180. What is the value of cos 180? It is -1, so I'll write down minus mg v naught t plus half at square. So this is the work done by the gravitational force. Correct? Next we will try to find out work done by the normal reaction. What is the work done by the normal reaction? ठीक है, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सही है, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फोर्स भी तो पता होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स ना, लेकिन हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस पर्सन की एफबीडी बनाएंगे, पर्सन 1 की एफबीडी बनाएंगे। तो इसका खुद का वेट दैट इज mg, नॉर्मल रिएक्शन n इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कहाँ पर है? इन द अपर डायरेक्शन। So therefore I will write down it is n minus mg is equals to ma. So therefore n is equals to mg plus ma. ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन आपका, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन आ गया। फोर्स की वैल्यू जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन उसकी वैल्यू कितनी है? m कॉमन ले लिया मैंने, g प्लस ए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है
डिस्प्लेसमेंट हमें आ चुका है वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड कॉस थीटा। नाउ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज इन द अपर डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी अपर डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दिया। सो दिस इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? So please copy down this. Then we'll do the next topic, that is work done by the static friction. Okay, so please copy down this. Let's move to the next topic, that is work done by the static friction. Again very interesting topic we have. Okay, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक सरफेस ले लिया, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा फ्रिक्शन कहाँ पर होगा। तो दिस इज स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया। सपोज दिस इज अ ब्लॉक हुज मास इज कैपिटल M, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैंने एक और ब्लॉक रख दिया। दिस इज द अनदर ब्लॉक हुज मास इज स्मॉल m, एंड दिस सरफेस इज द रफ सरफेस। ओके, सो द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्मॉल m एंड द कैपिटल M, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट होगा वहां पर सरफेस रफ होगी, तो जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगी। क्लियर? चलो ये चीज तो समझ में आती है। यहां पर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, तो ऑब्वियसली ये वाली ब्लॉक मूव कर जाएगी विद द डिस्प्लेसमेंट x। मतलब मान लेंगे हम कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, x डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। तो इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट x हो गई। नाउ अभी यहाँ पर हमें एक चीज अज्यूम करना है कि ये फोर्स इतना इनफ नहीं है कि जिसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, क्योंकि ये फोर्स उतना ज्यादा नहीं है कि ये इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग करा सके। ओके, ये फोर्स थोड़ा कम है, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, तो जो फोर्स होगी दोनों के बीच में, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी। क्योंकि अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाती है तो वो तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी ना। और हमारा टॉपिक क्या है, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलो ये समझ में आता है यहाँ पर। और तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है और दोनों ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले ली। दोनों ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले ली इन द राइट डायरेक्शन। एफबीडी बनाएंगे, सबसे पहले स्मॉलर ब्लॉक की बनाएंगे। तो दिस इज द स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है, जिसका मास, जिसका वेट होगा खुद का। सबसे पहले द वेट ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg, नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपर डायरेक्शन। और स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द राइट डायरेक्शन, एज वी नो दैट दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज x इन द राइट डायरेक्शन, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स in displacing a block, this block for x displacement. Okay, so let's find out what is the work done. So work done by the friction force on first block. चलो इसको block number 1 ले लेते हैं, इसको block number 2 ले लेते हैं। So work done by the frictional force on the first block, this is block number 1, is nothing but what, force into displacement into cos theta. Theta is the angle between force and displacement। देख रहे हो दोनों पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0 डिग्री। तो फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है, और दोनों के बीच में एंगल 0 है। cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो F इंटू एक्स। सो दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सेकंड ब्लॉक। क्लियर? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक की एफबीडी बनानी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर बना देते हैं हम। सो दिस इज माई सेकेंड ब्लॉक, जिसके ऊपर उसका खुद का वेट, दैट इज mg, करेक्ट। फर्स्ट ब्लॉक इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा है ऑफ स्मॉल mg। ग्राउंड सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट इज n1। ओके, और यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज f। इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन f। ओके, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज x इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप सेकेंड ब्लॉक की बात करोगे, सेकेंड ब्लॉक को जब हम स्टडी करेंगे, मेरा इंटरेस्ट क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सेकेंड ब्लॉक, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सेकेंड ब्लॉक। बाकी फोर्सेस कितना काम कर रहे हैं उसमें अभी हमें, हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन में बस।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट्स एक्स। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सी बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos 180। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया -fx। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज -fx। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन द एंटायर सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना काम किया। तो अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन द एंटायर सिस्टम, तो हम क्या करेंगे? दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस को क्या करेंगे? दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन था उनको ऐड कर देंगे। तो Wf1 का वैल्यू कितना है? Fx। Wf2 का वैल्यू कितना है? -Fx। सो वर्क डन कितना हो गया? 0। मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, विच फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। आपको ये 0 मिलेगा। ओके, क्लियर? तो इससे एक चीज समझ में आता है दैट स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, work done by the static friction can be positive, work done by the static friction can be negative, and work done by the static friction is, sorry मैं 0 लिखना भूल गया, 0। so work done by the static friction is 0। clear? so this is all things about the work done by the static friction, so please copy it on this, then we will do the numericals। chalo let's move to the next question, again very interesting question we have। so let me open the question। yeah, so the question is, an inclined plane is moving up with constant velocity v. A block capped on an incline is at rest. Calculate the work done by the gravity, friction force, and the normal reaction on block in time interval of t। Okay, तो आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम है। This inclined plane is moving in the upward direction with a constant velocity v। इस ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो आपको पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, what is the work done by the normal reaction, and work done by the frictional force in time t। क्लियर? चलो ये चीज समझ में आती है। जब आप देख रहे हो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी कहाँ पर है? इन द अपर डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली क्लास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी तो अपर डायरेक्शन में ही होगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? if this entire system is moving with constant velocity, so in t time we know that the formula for the displacement is what? Velocity into time। तो t time में displacement हो गया v into t। so this is the displacement is nothing but velocity into time। चलो displacement हमें मिल गया। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जहां पर मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही इंडिकेट करूंगा ताकि डायग्राम खराब ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द अपर डायरेक्शन दैट इज s, ठीक है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे दैट ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो therefore the work done is nothing but force into displacement into cos theta। what is the force? force is mg, displacement s अभी हमने निकाला that is v into t, so v into t and cos 180, the value of cos 180 is -1, so it comes out to be minus mg vt। so that is the work done by the gravitational force। simple? okay, next we'll move to the case number 2, means B sub question। okay, we will move to the B sub question। so what is B sub question? To find out the what is work done by the normal reaction। so let's try to find out what is the work done by the normal reaction। so as we can see that if this is a block we have, okay, तो मैं यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाऊंगा। सो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन n, करेक्ट। ये क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका। और यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपर डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट भी इंडिकेट करा देता हूँ दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपर डायरेक्शन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है ये हमें पता करना है, दैट्स द चैलेंज टू अस। ओके, तो यहाँ पर क्लास डायग्राम में आ जाओ। तो जब आप डायग्राम में देखोगे ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट वी हैव n, करेक्ट। ये नॉर्मल रिएक्शन है आपका।
तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस। हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इफ दिस इज थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ से दैट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ओके, इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये एंगल हमें पता है 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इससे समझ में आता है कि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर अगर वर्क डन फाइंड आउट करना हो, ओके क्लास, यहाँ पर हमें mg भी बनाना पड़ेगा। सीयर दिस इज योर mg, करेक्ट। mg इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये हो गया आपका mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। तो mg को हमने रिजोल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट mg sin थीटा। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल जाए। क्लियर। नाउ क्लास, यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स का भी बना देते हैं। अब क्योंकि हमें पता है mg sin थीटा, ये इसका काम क्या होगा, ब्लॉक को नीचे लेके जाना। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक क्यों रेस्ट पे है, ऑब्वियसली mg sin थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स रहा होगा जो इस mg sin थीटा को कैंसिल कर रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज जीरो, है ना। तो वो फोर्स कौन सा है, ऑब्वियसली दैट फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स F। यही फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक ना तो नीचे जा पा रहा है ना ही ऊपर जा पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है mg cos थीटा। चलो समझ में आता है। ओके, यहां पर अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कितना है mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, एंड दिस cos थीटा, ये तो cos थीटा रह गई। ठीक है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो योर फाइनल आंसर mg vt cos square theta। See, that's the answer. Clear? Now let's move to the sub question C. Sub question C is our part of interest. Why? Because we need to find out what is the work done by the frictional force. So let's try to find out what is the work done by the frictional force. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। इफ दिस एंगल इज थीटा, हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री है लाइक दिस। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सो आई राइट डाउन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा वी हैव, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा का एंगल बन रहा है। ओके, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट mg sin थीटा, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। और अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, cos into theta, cost एंगल आता है ना, व्हाट इज द एंगल इन दिस केस, इन दिस केस एंगल इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। सो आई राइट डाउन यहाँ पर जो एंगल है 90 माइनस थीटा है। फोर्स कितना है mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है vt, और cos 90 माइनस थीटा। व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा क्लास, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, राइट। तो sin थीटा and sin theta become sin square theta, so your final answer mg vt sin square theta. So this is the work done by the frictional force. So I hope you got this question. So please copy down, then we'll to the next question. Let's solve the next question. काफी बड़ा question है. So the question is, a block of mass m is capped over another block of mass capital M, and the system rests on the horizontal surface. A constant horizontal force F acting on the lower block produces an acceleration of F upon 2 small m plus capital M. In the system, the two blocks always move together. दोनों ब्लॉक्स हमेशा एक साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, जो इस सरफेस पे लगेगा, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया मैं। सो कंसीडर डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, ऐसा इन्होंने बोला है। सब क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक। ओके, मैं आपको समझाऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है।
Sub question B, find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. Sub question C, find the frictional force acting on the smaller block. Sub question D, find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block. And sub question E, find the work done by the static friction on the bigger block. Okay, तो इतनी सारी चीजें हमें फाइंड आउट करना है. चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस. इसको एनालाइज करते हैं. सबसे पहले है वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बिगर ब्लॉक. काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है? ऑब्वियसली ये पूरा सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो बिगर ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ना. तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. तो इससे समझ में आता है दैट काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, that direction is in the backward direction. So this is the direction of kinetic friction. If I consider this as my the entire system, अगर हमने इसको पूरा entire system मान के चल रहे तो ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मतलब मान लेते हैं पूरा का पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का? दिस इज m प्लस एम, करेक्ट, m प्लस एम. इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है दैट इज f. काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज f के. वेट लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज m प्लस एम g, and the normal reaction in the upward direction that is n. और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज f अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M. चलो नेट फोर्स लगा दो. नेट फोर्स इन x डायरेक्शन. ओके, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस. सो नेट फोर्स लगा देंगे इन x डायरेक्शन. सो ड्यू टू द नेट फोर्स कैन आई से दैट f माइनस fk is equals to mass that is m plus m into acceleration a. करेक्ट. सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, जरूरी है. सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज f माइनस m प्लस m a. f के को राइट हैंड साइड लेके गए, m प्लस m a को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज f अपॉन 2 m प्लस m. सो f माइनस m प्लस m, एक्सेलरेशन की जगह मैंने पुट कर दिया f अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल m लाइक दिस. सो स्मॉल m प्लस कैपिटल m गेट कैंसल आउट. तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? f माइनस f बाई 2. सो विच इज नथिंग बट f बाई 2. सो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन तो मिल गया दैट इज f बाई 2. हमें क्या फाइंड आउट करना था? वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन. वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? यहाँ पर k लिख देते हैं. वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? force into displacement. Which force? Kinetic force into displacement into cos theta. Correct. What is the kinetic frictional force? It is f by 2. What is displacement? d. दोनों के बीच में एंगल कितना है? किसके बीच में? काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में. तो काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. ऑपोजिटली डायरेक्टेड मतलब थीटा इज 180 डिग्री बिटवीन देम. सो थीटा 180 मतलब cos 180 का वैल्यू हो गया -1. सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी माइनस fd by 2. सो दिस इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वी गॉट अवर आंसर, करेक्ट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे निकालेंगे? एज वी नो दैट fk is equals to f by 2, बट वी ऑल्सो नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला इज म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इज m प्लस एम जी. सो n का वैल्यू कितना है हमारे पास? m प्लस एम जी. पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, ओके, पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? f by 2. सो आई राइट डाउन f by 2 इज इक्वल्स टू म्यू के. n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है m प्लस एम जी. सो क्या आपको लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिल गया? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यस, f अपॉन 2 m प्लस m इंटू जी. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हमें बी पार्ट आ गया. लेट्स मूव टू द सी पार्ट. तो सी पार्ट के लिए हमें थोड़ा जगह चाहिए, तो इसको रब करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव अहेड फॉर द सी पार्ट. सी पार्ट क्या है? फाइंड आउट करो व्हाट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच लाइज बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M. स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर है? स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में. स्मॉल m की एफबीडी बनाओ. तो द ब्लॉक हुज मास इज स्मॉल m, उसकी एफबीडी बना रहे हैं. इसका खुद का वेट दैट इज mg. नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n1, करेक्ट. और इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दैट इज इन द राइट डायरेक्शन f. और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर है? राइट की तरफ है d.
और एक्सेलरेशन भी कहाँ पर है, राइट की तरफ है, a। ठीक है, सो दिस इज द FBD फॉर द ब्लॉक हुज मास इज स्मॉल m। So according to the Newton's law of motion, that frictional force is the only force which is responsible to give the acceleration a to this block. So F is equals to then mass into acceleration according to the Newton's second law of motion. Net force is F which is equals to mass into acceleration, correct? So therefore ये हमारा static friction है. So static friction कितना आ जाएगा, mass. What is the acceleration? Acceleration is F upon 2 small m plus capital M. ये आ गया हम लोग को static friction. So ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। लेट्स गो टू द फोर्थ पार्ट, डी पार्ट, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। जैसे कि हमें पता है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक कितना होगा, विच फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो जिसका फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल एक दूसरे से, तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द वैल्यू which is mf upon 2 small m plus capital M. Displacement is d and theta is the value of theta is 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। So this is the work done by the static frictional force. Let's move to the part E, work done by the static frictional force on the bigger block. Let's try to find out what is the work done by the static frictional force on the bigger block. Okay, तो उसके लिए बिगर ब्लॉक की एफबीडी बनानी पड़ेगी हमें। अच्छा, ये भी लेट्स से ओके, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। Let me rub this part. Yeah. So suppose this is a bigger block we have. Okay. यहाँ पर फोर्स F लग रहा है. This is the kinetic frictional force Fk. Okay. यहाँ पर frictional force, static frictional force लगेगा in this direction. And यहाँ पर distance d है, displacement d है, और acceleration भी in the right direction, which is F upon 2 small m plus capital M. Correct? Okay. इसका खुद का वेट होगा, दैट इज mg। स्मॉलर ब्लॉक इस पे अपना वेट भी एक्ट कराएगा, mg, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन m। तो ये हमारा बन गया FBD फॉर द बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। विच फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज mf अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। What is the displacement? Displacement is d only. And what is the angle? What is the angle between the static frictional force and the displacement? Both of them are oppositely directed. इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। तो cos 180 डाल देंगे, तो cos 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1। सो योर आंसर इज -mfd अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M. So this is the work done by the static frictional force. Clear? So I hope you got this part. So please copy down. Then we'll do the next question. Go to the next question. Again, we have very interesting question. The question is, a block of mass m is placed on a block of mass capital M as shown in the figure. The horizontal force F acts on M during the time interval t. If the horizontal surface is smooth, assuming no relative sliding between the blocks, find the work done by the friction on the block as well as find the work done by the F on the lower block. Okay. तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स स्मॉल m एज वेल एज कैपिटल M. ओके, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल F. कंडीशन दी गई है कि जो बिगर ब्लॉक है, द ब्लॉक हुज मास इज कैपिटल M, और जो सरफेस है उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस हमें बोला हुआ है। तो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा, और इनके बीच में इन्होंने बोला है देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। अगर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इससे समझ में आता है यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। इफ आई कंसीडर दिस इज माय एंटायर सिस्टम, so this system having a mass of m plus m and this system is moving in the right direction with an acceleration a. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया, इट इज मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास, ये हो गया वैल्यू एक्सेलरेशन का, है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स पहले पता करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले स्मॉलर ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएंगे।
तो दिस इज अ स्मॉलर ब्लॉक हुज मास इज mg, नॉर्मल रिएक्शन इज n, एंड इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज स्मॉल m। यही फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन बनाने के लिए, यही फ्रिक्शनल फोर्स जिम्मेदार था इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन बनाने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। ओके, सो f का वैल्यू कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो चलो फ्रिक्शनल फोर्स हमें आ गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूजिंग द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने बोला ये जो फोर्स है ये फोर्स हमने t टाइम के लिए लगाया, तो ऑब्वियसली t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमें पता करना है ना। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज f अपॉन m प्लस m। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ f अपॉन m प्लस m इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के मैंने यहां पर रख दी। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। सो हमें फॉर्मूला पता है, इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, इफ एक्सेलरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें पता है ये पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज s, करेक्ट। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल है, 0 डिग्री से, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज mf अपॉन कैपिटल M प्लस m। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज दिस वैल्यू, दैट इज हाफ f अपॉन m प्लस m टी स्क्वायर एंड cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपका 0 है, तो cos 0 का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, सो m f स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m द होल स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक whose mass is small m. Let's try to find out what is the work done by the frictional force on the bigger block. So bigger block का FBD बना देंगे सबसे पहले, इसका खुद का वेट दैट इज mg, स्मॉलर ब्लॉक उस पर अपना नॉर्मल रिएक्शन देगा दैट इज स्मॉल mg, फोर्स अप्लाई किया हमने f, और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज f फ्रिक्शनल फोर्स, और ये पूरा जो सिस्टम है इसकी डिस्प्लेसमेंट है इन द राइट डायरेक्शन। सो फ्रिक्शनल फोर्स, this is the work done by the frictional force on the smaller block whose mass is capital small n, work done by the frictional force on the bigger block whose mass is capital M। okay, इस ब्लॉक का मास कितना है आपका, कैपिटल M। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। वी नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, करेक्ट। तो जिसकी वजह से थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 वी नो दैट -1, सो ये हो गया माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है, माइनस mf अपॉन कैपिटल M प्लस m। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एज वी गॉट दिस वैल्यू दैट इज हाफ ft स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस m। So when we solve this equation, so minus m f square t square अपॉन 2m प्लस m द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो मतलब सब कुछ सेम होगा, एज यू कैन सी एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, दैट्स इट। ओके, क्योंकि हमें पता है जब हम पूरे सिस्टम में वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा, कैसे। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द एंटायर सिस्टम, सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक हुज मास इज स्मॉल m, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक हुज मास इज कैपिटल M। तो दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स F, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। तो therefore I will write down work done by the force F, we know that force into displacement into cos theta, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव,
द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ये हो गया एफ इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस कैपिटल एम, करेक्ट। तो ये हो गया एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो दिस इज योर सेकंड सब क्वेश्चन, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। Clear? So with this we have completed work done by the static friction. Our next topic will be work done by the kinetic friction. So before that, please copy down this quickly. Let's move to the next topic, that is work done by the kinetic friction. So यहाँ पर kinetic friction को समझने के लिए हम एक example लेंगे. For example, if this is my y axis and this is my x axis, मतलब एक मैंने y axis ले लिया और दूसरा मैंने x axis ले लिया, और यहाँ पर हम एक ब्लॉक ले लेंगे. Suppose this is a block, a bigger block whose mass is capital M and this is a smaller block whose mass is small m. और इस ब्लॉक को मैंने वेलोसिटी v0 दे दिया, जिसकी वजह से ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये बिगर ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा. ऑब्वियसली स्मॉलर ब्लॉक अगर बिगर ब्लॉक पे स्लाइड करेगा तो स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच में कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी. अभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग है. ओके जब भी ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो कौन सी फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है. चलो तो ये चीज समझ में आता है. यहाँ पर अगर मैं स्मॉलर ब्लॉक की बात करूँ तो ये हमारा स्मॉलर ब्लॉक है जिसके ऊपर इसका खुद का वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा n. अब क्योंकि स्मॉलर ब्लॉक को वेलोसिटी v0 दिया गया है तो यहाँ पर स्मॉलर ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक. तो इससे समझ में आता है कि स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो कहाँ पर होगा, इन द राइट डायरेक्शन. तो स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज Fk. दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट. ओके फाइन. तो चलो ये समझ में आता है. अब ये जो फ्रिक्शन होगा, सपोज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्मॉलर ब्लॉक एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू के. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के. सो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा, इट इज नथिंग बट म्यू के mg. सो दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला. ओके काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर. चलो इतना समझ में आता है. अगर हम अभी बिगर ब्लॉक की बात करेंगे, सॉरी मैं यहाँ पर बना देता हूँ. सो ये जो बिगर ब्लॉक है अगर हम इसकी बात करेंगे, सो इस बिगर ब्लॉक के ऊपर एक तो इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद स्मॉल mg एंड उसके बाद द नॉर्मल रिएक्शन m1, करेक्ट. और इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk, करेक्ट. ओके दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल सो दैट ये बिगर ब्लॉक भी क्या करेगा, मूव कर जाएगा. और कुछ देर के बाद जब हम इनकी मोशन देखेंगे, ओके क्लास, जब हम इनकी मोशन देखेंगे, सो दैट दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस. ओके तो यहाँ पर जो बिगर ब्लॉक होगा आपका वो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा. लाइक सी दिस वन, ये जो बिगर ब्लॉक है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दिस वन x1 ले लो. वही स्मॉलर ब्लॉक जो है ये बिगर ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो स्मॉलर ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, x2 की डिस्प्लेसमेंट ले ली, है ना. तो यहाँ पर अगर हमें फ्रिक्शनल फोर्स मतलब वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे. और मैं स्मॉलर ब्लॉक की पहले बात करूंगा. वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है फॉर अ स्मॉलर ब्लॉक. तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 का होगा. cos 180 का वैल्यू -1, सो माइनस एफ इंटू एस. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज म्यू के mg. What is the displacement, it's x2, so I'll write down x2 is the displacement. So this is the work done by the kinetic friction on the smaller block. ठीक है, लेट्स से इस ब्लॉक को मैंने 1 बोल दिया, इस ब्लॉक को मैंने 2 बोल दिया, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ. ओके सो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक नंबर 1. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक नंबर 2. सो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक नंबर 2 is nothing but force into displacement into cos theta. What is the theta? Theta is the angle between the kinetic friction and the displacement. As you can see, both of them is in the same direction, so the angle between them is 0 degree. Cos 0 का value कितना हो गया, 1 हो गया. So therefore I will write down that frictional force into displacement. What is the frictional force? It is mu k mg. So I'll write down mu k mg. And what is the displacement? It is x1. Clear? Okay. So this is the work done by the kinetic friction. Class, work done by the static friction.
अगर इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो हमें पता है ये वैल्यूज क्या होती, सेम होती विद ऑपोजिट साइन, लेकिन क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वैल्यूज अलग है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क डन ऑन द वन ब्लॉक एंड वर्क डन ऑन द अनदर ब्लॉक इज नॉट सेम, अलग अलग आ सकता है। So let's try to find out what is the total work done for the entire system, total work done by the kinetic friction for the entire system, work done by the kinetic friction on the first block plus work done by the kinetic friction on the second block. What is the work done by the kinetic friction on the first block? Put down the values, minus mu k mg x2 and plus work done by the kinetic friction on the second block mu k mg x1. I will take minus mu k mg common. So inside the bracket x2 minus x1, correct? x2 को x1 से माइनस करोगे तो लेट्स से आपको स्मॉल x मिला। व्हाट इज स्मॉल x? स्मॉल x इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ब्लॉक, है ना? फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है? x डिस्प्लेसमेंट। सो x इज द स्मॉल x इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑन द सेकंड ब्लॉक। Okay, displacement of the first block with respect to the second block, you can say displacement of the first block with respect to the second block. So total work done by the kinetic friction in the entire system, it is minus mu k mg x, where x is the relative displacement between the first block and the second block, or you can say the displacement of first block with respect to the second block. So this is all about the work done by the kinetic friction. So please copy down, then we will do the numericals. So please make it quickly. Okay class, so again we have very excitement. Okay class, again we have very interesting question. So the question is like that: a 10 kg block is placed on a rough horizontal floor. The block is being pulled by a constant force of 100 Newton acting at an angle 37 degree over displacement of 5 meter. If the coefficient of kinetic friction between the block and the floor is 0.4, find the work done by the gravity, work done by the normal reaction, work done by the applied force and the work done by the kinetic friction. तो आपको ये चारों वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हो ये अभी तक का रिवीजन हो जाएगा हमारा, जो भी हमने पढ़ा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ओके, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ऑल दिस थिंग, सबका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल दैट इफ दिस इज अ ब्लॉक, वी नो दैट ये एक ब्लॉक है जिसका खुद का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज mg, करेक्ट। फिर बाद में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n, क्योंकि ये ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स एफ, अप्लाइड फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो ये जो एफ की वैल्यू है इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी vertical component and another will be horizontal component. So this become f cos 37 and this become f sin 37। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल दे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के विच इज इक्वल्स टू म्यू के एन, है ना, हमें उसके लिए एन पता करना है। सो एन कैसे निकालेंगे? what we will do, we will apply the Newton's law of motion along y axis. So therefore I will write down n plus f sin 37, n plus f sin 37 which is equals to mg, correct. Upward force is equals to downward force. As we know that the block is moving in the x direction, so obviously the summation of all the forces in y direction will be 0. okay, मतलब net force y direction में 0 हो रहा है, net force जब भी y direction में 0 होगा तो हमें पता है all the upward force is equals to downward force, correct. So therefore n plus what is the value of f? It's 100 sin 37 3/5 which is equals to mg, mass है 10 and acceleration due to gravity is also 10. So 5 ones are 20s are 20 into 3 comes out to be 60. So n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 minus 60 which is nothing but 40 न्यूटन। सो नॉर्मल रिएक्शन आ गया जिसकी वजह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। म्यू के का वैल्यू कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 40, करेक्ट, क्लियर। ओके, सो 0.4 इंटू 40 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हो गया वो 16 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। फाइन, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? mg, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 5 मीटर का, कॉस थीटा इस केस में एंगल बिटवीन द
ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से बना देता हूँ, द डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन लाइक दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो आंसर आ गया 0 जूल। सब क्वेश्चन बी, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विच वी नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, जनरल फॉर्मूला, फोर्स कितना है नॉर्मल रिएक्शन n, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 5 है, ओके, एंड cos, व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री अगेन। सो cos 90 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 0, सो आंसर इज 0 जूल। परफेक्ट। चलो लेट्स मूव टू द सी पार्ट नाउ। सी पार्ट क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, कि अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अप्लाइड फोर्स मीन दिस फोर्स, ठीक है। हमें पता है द जनरल फॉर्मूला इज एफ इंटू एस कॉस थीटा। व्हाट इज फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी थी 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री, सो ये हो गया 500 cos 37, 4/5, 1 जा 100 जा, सो ये हो गया 400 जूल। लेट्स मूव टू द सब क्वेश्चन डी नाउ। सब क्वेश्चन डी, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, so work done by the kinetic friction, force into displacement into cos theta. What is the formula for the what is the value of kinetic friction, 16 newton, 16, displacement 5, cos, what is the theta, theta is the angle between kinetic frictional force and the displacement, दोनों opposite direction में, तो उनके बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री होगा, so cos 180 डिग्री, करेक्ट। 16 5 80, okay, cos 180 का वैल्यू -1, so -80 जूल। so work done by the kinetic frictional force is -80 जूल। so this is the work done we have। so इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, so please copy down, then we'll do the next question। so let's solve the next question। there is a very interesting question we have। so the question is like that, a block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degree with a force F is equals to 20 Newton acting parallel to the incline. It is found that the block moves down the incline with an acceleration of 10 meter per second square। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है with an acceleration of 10 meter per second square। If the block started from the rest, find the work done by the applied force in the first second, by the weight of the block in the first second, by the frictional force acting on the block in the first second। तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है by the applied force in time t is equals to 1 second, work done by the gravitational force in time t is equals to 1 second, and work done by the frictional force in time t is equals to 1 second। बट उससे फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में कितनी डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो आई राइट डाउन फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0 है जिसकी वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सो विच इज इक्वल्स टू हाफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दिया गया है 10, टाइम का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, सो 1 जा 5 जा, सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमें 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। चलो एफबीडी बनाएंगे। सो फॉर मेकिंग एन एफबीडी, दिस इज अ ब्लॉक वी हैव, इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n, उसके बाद अप्लाइड फोर्स F in this direction, after that there will be the kinetic friction in the backward direction, this is the kinetic friction Fk, and the direction of displacement is in this direction S, correct, okay fine। so यहाँ पर अभी हमें solve करना है पार्ट को, so let's talk about this part। सबसे पहले work done by the applied force, so work done by the applied force देखेंगे कितना आता है। we know that the general formula is force into displacement into cos theta, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 5 मीटर, फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन, सो फोर्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0, सो cos 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, 20 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 100 जूल्स, सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर 100 जूल। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज mg, एज वी कैन सी हियर फ्रॉम द डायग्राम दैट दिस इज द mg, करेक्ट, ये आपका mg हो गया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे क्लास,
So this is 90 degree. If this is 37, then this will be 53 degree. करेक्ट. और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो देखोगे तो इस ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी लाइन पे है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कितनी एंगल बन रही है? 53 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. सो मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 30. फोर्स क्या है हमारा? mg, द ग्रेविटेशनल फोर्स. डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5 मीटर और एंगल कितना है? इट इज cos 53. करेक्ट. दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. क्लियर? ओके. मास की वैल्यू कितनी है? 2 kg. जी का वैल्यू है 10. 5 इंटू 5 cos 53 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3/5. वी नो दैट cos 53 is 3/5. So 5 and 5 get cancelled. 3 2s are 6. 6 into 10 comes out to be 60 joules. So we got the second answer. Let's move to the third answer. Work done by the frictional force. ये पता करना है. तो फ्रिक्शनल फोर्स पता करने के लिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स पता करने के लिए हमारे पास वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन पता करने वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन पता करने के लिए हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए. सो mg को मैं क्या करूंगा? रिजॉल्व करूंगा इनटू 2 कंपोनेंट, दैट इज mg cos 37 एंड दिस वन विल बी mg sin 37. करेक्ट. तो यहाँ पर हमें पता है दैट दिस बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हम लोग क्या करेंगे? ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है, तो हम नेट फोर्स लगा देंगे x एक्सिस पे. तो नेट फोर्स आप x एक्सिस पे लगा दोगे तो आपको आंसर मिलेगा F प्लस mg sin 37 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सी, F प्लस mg sin 37 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स कितना है? फोर्स है 20 न्यूटन. मास है आपका 2 kg. g का वैल्यू है 10. sin 37 वैल्यू इज 3/5. काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पता तो काइनेटिक फ्रिक्शन को राइट हैंड साइड भेजेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. तो मास की वैल्यू है 2 kg एंड एक्सेलरेशन है 10 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन चला गया राइट हैंड साइड. सो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया 20. 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 2 इंटू 10 20. दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन 20 एंड 20 गेट कैंसिल, कम्स आउट टू बी 12 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन का है. ठीक है. तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? इट इज 12. डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर. करेक्ट. अभी क्लास देख रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन राइट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है. तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा. cos 180 का वैल्यू -1. सो 12 इंटू 5 कम्स आउट टू बी -60 जूल. सो दिस इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन. तो इस तरीके से हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. ये दो टॉपिक हमारा रह गया. प्लीज कॉपी डाउन दिस क्विकली.